नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। साल के अंत से ही राज्य पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। लगातार जनसभाएं, रैलियां और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के शीर्ष नेता एक के बाद एक बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसका खाका तैयार कर लिया है और इस पूरे चुनावी अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। तो पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान चुनाव में ममता को मात देने की रणनीति बनाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन बंगाल की तैयारी हो चुकी है, अमित शाह का ये दौरा रहने वाला है। तो अमित शाह का 29 दिसंबर को बंगाल दौरा है और ऐसे में 2026 के लिए बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल ये माना जा रहा है। तो पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान संवाद होगा। ममता को मात देने की रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। बैठक में एसआईआर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो राजनीतिक हालात का जायजा भी लिया जाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ अमित शाह इस बार पश्चिम बंगाल में और ऐसे में बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। रणनीतिक बदलाव होगा, राजनीतिक हालात का जायजा लेंगे और आगामी चुनाव की तरह से तैयारी से माना जा रहा है। तो देखिए, अमित शाह अपने दौरे के दौरान जोन वाइज कार्यकर्ताओं के साथ गहन बैठकें करेंगे। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की अलग बैठकें होंगी। तो संगठनात्मक समीक्षा और रणनीति बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही बड़े स्तर की रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम भी प्लान किए जा रहे हैं ताकि बीजेपी का संदेश सीधे मतदाताओं तक पहुंचे। और बिहार की जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है और अब बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन सुधारने और सत्ता हासिल करने पर है। तो इन राज्यों में संगठन को मजबूत करने और विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी शीर्ष स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सक्रिय मोड में आ गई है। तो तैयारी पूरी है, लेकिन क्या बंगाल में ममता को मात दी जा पाएगी, ये देखना होगा। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में जिस तरह से बंगाल में चुनावी कमान अब अमित शाह संभाल रहे हैं, तो इसमें समझा जाए कि कितना बड़ा ये मिशन हो गया है। तो मिशन 2026 के लिए बीजेपी का प्लान भी तैयार हो गया है। वहीं बिहार में जीत के बाद ममता को क्या मात देंगे, बीजेपी के चाणक्य ममता का किला कैसे फतेह करेंगे, ये तमाम बातें हैं जो इस बार तय हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। इससे पहले भी हमने देखा 2021 में किस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमजोरियां थी जिनसे क्या सबक लिया जाएगा, ये तमाम ऐसे पहलू रहेंगे जिन पर इस बार बीजेपी के चाणक्य देखने के लिए जा रहे हैं। क्या स्थिति बनती है, किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, बहुत कुछ तैयारियां फिलहाल चल रही हैं, ये कह सकते हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी बातचीत की जाएगी। वहीं किस तरह से बूथ लेवल को और ज़्यादा सक्रिय किया जाए, मजबूती के साथ उसे आगे बढ़ाया जाए और जो वोटर्स है वहाँ पर किस तरह से कनेक्ट किया जाए, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर हम कह सकते हैं अमित शाह इस बार जब पहुँचेंगे तो बहुत बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दौरा ये माना जा रहा है अमित शाह का। और अगर हम इन दौरों की बात करें तो अमित शाह तकरीबन 5 से 6 बार पश्चिम बंगाल जा चुके हैं, इसलिए मायने भी इस दौरे के और ज़्यादा खास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आगामी समय में बंगाल में चुनाव होने हैं और किस तरह से जो ये चुनाव है वो प्रभावित हो पाएंगे और किस तरह से यहाँ पर ये देखना होगा कि इन चुनाव की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। तमाम ऐसे पहलू रहेंगे जिनको लेकर बैठकों का दौर चलेगा और एक तरह से एक बड़ी राजनीति, एक बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार होती हुई दिखाई देगी। वहीं हम कह सकते हैं ममता का जो खेमा है वो भी इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इस बार क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से। अमित शाह जो कि पार्टी के चाणक्य के नाम से मशहूर हैं, अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ लगातार रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो बंगाल हमेशा से ही शाह के लिए नाक की लड़ाई रही है, जहां टीएमसी और ममता बनर्जी का किला फतेह करना आसान नहीं है, लेकिन इस बार शाह आक्रामक, हमलावर और कूटनीतिक रणनीति के साथ टीएमसी को घेरने की तैयारी में जुटे हैं। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ने जा रहा है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर शाह का ये ऑपरेशन बंगाल एक तरह से तैयार है, खाका तैयार है, किस तरह से क्या कुछ करना है और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से मिशन बंगाल को फतेह किया जाए, क्योंकि लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। हम देख रहे थे लगातार जिस तरह से इस सभी मोर्चों पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आगे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात बने हुए हैं
उन्हें देखकर समझना होगा कि आखिर जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से ये जो हालात हैं वो और ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। आगामी समय के जो चुनौतियां हैं उससे किस तरह से निपटा जाएगा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और तमाम बातों को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय का। डॉक्टर अवधेश, क्या माना जाए, मिशन बंगाल इस बार फतेह करने की तैयारी है? अगर हम कहें अमित शाह का ये जो दौरा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है रणनीतिक तौर पर भी, तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल गीतू जी, सच्चाई है, इसमें कोई दौराय नहीं है। जब बिहार के चुनाव हुए थे, बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी, जिस तरह से डॉक्टर अवधेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। चलिए रुक कर लेते हैं हम शेखर कुमार जी का। शेखर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे ये जो दौरा है इस वक्त पश्चिम बंगाल का, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और क्या कुछ बदलाव होते हुए दिखाई देंगे? शेखर जी, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। गीतू जी, इस चुनाव में जिस मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है, घुसपैठ, उस हिसाब से अमित शाह जी का दौरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे हिसाब से अमित शाह जी को वहां जाकर बंगाल की जनता को बताना चाहिए कि घुसपैठियों की पहचान करना, उनकी नागरिकता तय करना या उनको देश से बाहर निकालना वो उनके ही मंत्रालय का काम था, जो कि आज चुनाव आयोग से करवाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अमित शाह जी का मंत्रालय पिछले कई सालों से अगर आप आंकड़े देखेंगे, कभी 145 घुसपैठिए पकड़े गए, कभी 215 पकड़े गए, कभी 326 पकड़े गए। उनमें भी अधिकतर नाइजीरियन, अफ्रीकन मूल के लोग थे। और अभी बिहार में जो कुछ नेपाली मूल के, तो बांग्लादेश से जो घुसपैठियों का जो आरोप है उसमें गृह मंत्रालय इतने सालों से अगर नाकाम रहा है घुसपैठियों की पहचान करने में, उनको डिपोर्ट करने में, तो अमित शाह जी को उसके बारे में सफाई देनी चाहिए। उनको इस बात की भी सफाई देनी चाहिए यहाँ कि पर अगर हो रहा है बंगाल तो में इसमें सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन यहाँ का वोटर है, कौन नहीं है? नहीं, तो देखिए, ये काम तो जो गृह मंत्रालय का था, ये चुनाव आयोग का काम थोड़ी है। कल को आप चुनाव आयोग से ये उम्मीद थोड़ी कर सकते कि वो सड़कें भी बनाएगा। नागरिकता तय करना एक बीएलओ का काम नहीं है। बीएलओ के पास इतने अधिकार नहीं होते कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय करे। कल को तो एक बीएलओ प्रधानमंत्री आवास पे चला जाएगा कि आप गुजरात शेखर जी, आपको क्या लग रहा है ये जो अमित शाह का दौरा है, चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के, तो इस बार क्या किला फतेह करने की पूरी तैयारी है और ये कह सकते हैं कि जो नई रणनीति है उसके तहत उन्होंने सोच लिया कि उन्हें करना क्या है? देखिए, ये जो चाणक्य वाली बात उनके साथ कही जाती है, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि ये इनका पूरा समय जब से गृह मंत्री हैं, वो सिर्फ कहां पे कैसे खरीद फरोख्त करी जाए एमएलओ की, कैसे सरकार बनाई जाए, तो उनका पूरा ध्यान उसी में रहा। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि जो सरकारें बीजेपी की बन रही है खरीद फरोख्त से बन रही है? ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी भी जुड़ गए। एक बार फिर से उनसे सवाल करेंगे। डॉक्टर अवधेश जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर अमित शाह का ये दौरा होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है? क्या लग रहा है इस बार जो ममता बनर्जी का किला ढहाना आसान होगा बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल गीतू जी, देखिए जिस प्रकार से आपने देखा बिहार में किस तरह से जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई, किस तरह से बिहार की जनता ने भाजपा को चुना, एनडीए को चुना वहां पर, उसी तरह से हमने जब भी कह दिया था, जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया था उसी दिन हमने कहा था कि अब की जो है बिहार जीता है और अगली बार जो है बंगाल की बारी है। और ये बंगाल का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर बंगाल की जनता इस चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। रही बात दौरे की, देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे आप बूथ के कार्यकर्ता की बात कीजिए या शीर्ष नेतृत्व की बात कीजिए, चुनाव के समय कोई नहीं उतरता। चुनाव से पहले ही हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य करने की जो नीति है, वो हमारी चलती रहती है। ये विपक्ष के नेताओं ने भी स्वीकार किया है कि भाजपा एक ऐसा दल है जहां चुनाव होता है वहां पहले ही एक्टिव हो जाती है। अब क्या है, दूसरे विपक्षी दल जो होते हैं वो चुनाव के समय वहां उतरते हैं, हार जाते हैं तो हार का ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम पर, कभी वोट चोरी की बात करेंगे, कभी एसआईआर पर बात करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय इलेक्शन के चुनावी मोड पर रहता है और हर समय 24 घंटे 12 महीने 700 दिन जमीनी स्तर पर कार्य करता है। इसमें कोई दोहराई नहीं।
और रही बात बंगाल की, बंगाल में जो जिस तरह से ममता का जो जंगल राज बंगाल की जनता देख रही है, इस बार उस बंगाल में पूरी तरह से ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं आपको बता दूं 2016 में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 3 थी विधानसभा में, वो बढ़कर 77 बंगाल की जनता ने करके दी 2021 में, और अब 2026 में जो चुनाव है उसमें पूरी तरह से प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में होने जा रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या SIR है जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है? मैंने कहा नहीं, विपक्ष देखो, विपक्षी तो बहुत सारे नेता ये कह चुके हैं कि ना तो SIR कुछ है, ना कहीं वोट चोरी हो रही है, ना कहीं EVM खराब है तो केवल शीर्ष नेतृत्व जो आपका इंडिया अलायंस है उसका जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जो रणनीति है वो खराब है, वहां काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इन्हीं के नेता स्वीकार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि गलती हमारी है, भाजपा की नहीं है। भाजपा तो क्या है, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, बंगाल में लग गए सब लोग, और हम बंगाल नहीं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ऐसा नहीं है चुनाव के समय हम जाते हैं, चुनाव से पहले हर कार्यकर्ता वहां लगा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी क्या करते हैं, या फिर और जो विपक्षी दल के नेता है, जब चुनाव होता है तभी वो चुनावी मैदान में आपको दिखाई देंगे, वैसे चुनावी मैदान ठीक है विजय कौशिक जी, राहुल गांधी जब बिना घूमने चले जाते हैं विजय कौशिक जी, ठीक है सर विजय कौशिक जी, तो देखिए राहुल गांधी तब दिखाई देते हैं जब चुनावी माहौल बनता है और पहले से ही चुनाव की तैयारी करती है बीजेपी। यहाँ पर डॉक्टर अवधेश जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में जाएं और पश्चिम बंगाल में जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं तो उनमें किसकी पकड़ ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता की पकड़ ज्यादा होगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा ताकत देने का काम किया है। लेकिन भाजपा में क्या है? भाजपा में साम दाम दंड भेद, भाई किस लिए जा रहे हैं अमित शाह जी वहां पर, किस लिए डेरा डाल लेते हैं कि भाई कोई मौका नहीं चूकने देना चाहते, कहीं हिंदू मुस्लिम करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। नहीं तो कांग्रेस के बड़े नेता भी जा सकते हैं, उन्हें किसने रोका है? नहीं जाते हैं, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन एक गृह मंत्री जिसके ऊपर देश की व्यवस्था संभालने का जिम्मा है, कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा है, अगर वो चुनाव में लगा रहेगा तो मणिपुर जलता ही रहेगा। कुलदीप सेंगर तो जैसे आपको लग रहा है कि अमित शाह को यहाँ नहीं जाना चाहिए? मुझे लगता है कि भी बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखना चाहिए और उस परिस्थिति में वहां के चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमित शाह को अपनी जो अच्छा किस तरीके से चुनाव प्रभावित करेंगे विजय जी, ये भी बताइए जरा। प्रभावित करने के कई कारण होते हैं। पहले IAS IPS लॉबी को डराया जाएगा, धमका जाएगा कि भाई बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है। अच्छा इसमें वोटर का कोई रोल नहीं लग रहा है आपको? जो वोटर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है? जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, उनका कोई रोल नहीं है? देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं वोट चोरी हो रही है, EVM सेट है, तो उन परिस्थितियों में वोटर का क्या योगदान है? वोटर का तो अच्छा वोटर का कोई योगदान नहीं है, यानी जब कांग्रेस को चुना जाता था तब वोटर्स का योगदान नहीं होता होगा? ठीक है, क्योंकि तब लोग ठीक है। डॉक्टर अवधेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके साथ हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए संदीप दुबे जी, उनका हम रुख करना चाहेंगे। बोलिए। देखिए जीतू जी, अभी मेरे भाई कह रहे हैं कौशिक जी के डराने जा रहे हैं, भाई वो डराना वराना कोई नहीं है। वहां जो है कार्यकर्ताओं से बात होती है, बैठक चलती है, आपके नेताओं से कहो ना, आपके नेता भी चाहे बंगाल, क्या दिक्कत है भाई? कार्यकर्ताओं की पूछ तो करो वहां जाकर। आपके नेता तो घूम रहे हैं विदेश में, अमित शाह जी को जाता है तो कोई बहन चली जाती है, और फिर आप जो है ठीकरा फोड़ो EVM पर, वोट चोरी पर, SIR पर, ये गलत। और आपके नेता ये स्वीकार कर चुके हैं, संदीप राजू कौशिक जी, आपके नेता खुद स्वीकार कर चुके हैं कि ना तो कहीं वोट चोरी हो रही है, ना कहीं EVM हैक हो रही है, ना कहीं SIR पर कोई गलत काम किया जा रहा है। गलत काम हो रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, जो अपनी गलती नहीं देखकर दूसरों के अच्छे कामों पर सवाल खड़ा कर रही है। आप पूछे ना उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा है, आपकी के सहयोगी दल के नेता है, बताइए कि अमित जो चंद्रशेखर जो है आपके सहयोगी दल के नेता, वो खुद कह रहे हैं गलती केवल इंडिया अलायंस को जो लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी उसमें है, कहीं वो कोई गलती नहीं है। उस गलती को आप सुधार लो। आप ये दूसरों पर आरोप लगाने से अच्छा है अपनी गलती सुधारो पहले, उत्तर प्रदेश की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी EVM की बात करने की, SIR की बात करने की। आपके राज में दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, इस बात को स्वीकार कीजिए कौशिक साहब, बड़े अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा सा काम कर रही है भाजपा तो जीतेगी, और नहीं कर रही तो नहीं जीतेगी। फिर अमित शाह जी वहां क्या करने गए?
वहाँ सिर्फ विजय जी, लॉबिंग कर आपके रहे बड़े हैं। नेता कहाँ पर है ये बता दीजिए। आपके बड़े नेता क्या कर रहे हैं? उनको भी जाना चाहिए, उन्हें भी किसी की मनाही नहीं है, वो तो विदेश घूमते हुए हाँ, नजर आ रहे हैं, तो उन्हें भी अब बिल्कुल जाना जाएंगे चाहिए, और आने वाले जाते समय में हैं। चुनाव होने हैं। रेगुलर बैठकें भी चल रही हैं हमारे यहाँ। और नहीं, आपके निश्चित बड़े चेहरे तौर पर क्या कर रहे हैं, चुनाव में- लेकिन सवाल तो ये है ना, आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी को नहीं जाना चाहिए, उन्हें देश संभालना चाहिए, चुनाव नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपके बड़े नेता क्या कर रहे हैं बताइए? क्या विदेशों में जाके आपका भारत के सवाल खिलाफ आपने- टिप्पणी कर रहे हैं? हमारी पार्टी आपके कहने से नहीं चल सकती ना। ये हमारे नेता तय करेंगे कि कब कहाँ जाना तो है, कब कहाँ तय नहीं करेंगे? जाना। चुनाव निकलने के बाद? आज चलिए बताइए ठीक है, हमारे साथ करेंगे। संदीप दुबे जी भी जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अमित शाह का दौरा है पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए, क्या लग रहा है इस बात ममता का किला ढहाना आसान हो पाएगा? देखिए गीतू जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है बंगाल के अंदर कि बंगाल की राजनीति और राज्यों की अपेक्षा अलग तरीके की है। कांग्रेस को लगता है कि वहां भी जातियों के गणित में बंगाल को बांधा जाए और अपनी जगह कहीं ना कहीं बनाई जाए। तो वहां ये इसलिए संभव नहीं है कि बिहार में ये हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, लेकिन बंगाल में जो है वहां पे पार्टीवाद है। कोई लेफ्ट का है तो लेफ्टिज्म है, उसका फैमिली बहुत सालों से लेफ्ट में है। कांग्रेस के भी जो लोग पुराने हैं वो कांग्रेस हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ा। वैसे ही ममता जी ने भी वहां एक जगह बनाई है और ममता को के ताकत को वहां नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब से देश में अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं तो उन्होंने प्रूव किया है कि मेरे हिम्मत को सराहो, हम राज बनो। हमने एक दीप जलाई है आधियों के खिलाफ। उन्होंने विषय, भारतीय जनता पार्टी ने विषय को मुद्दा बनाया और मुद्दे को हथियार बना के और उसका प्रचार प्रसार किया। और मुद्दा आधारित जब राजनीति होती हो, चाहे बिहार में हो या बंगाल में, आज बंगाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है गरीबी। बंगाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है वहां पे भ्रष्टाचार। बंगाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एसआईआर और पलायन का नहीं है। वहां पे जो मुद्दा है वो ये है कि विकास की रफ्तार वहां बहुत धीमी है, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर वहां डबल इंजन की सरकार आती है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार वहां कुछ अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। और एक तुलनात्मक अध्ययन और स्टेटों से तो होता है। संदीप तो जी, बंगाल आपका का आकलन क्या कह रहा है? इस बार कुछ बदलाव हो सकता है? बीजेपी जिस तरह से मेहनत करती आ रही है, 2021 में तो हमने देखा क्या हुआ, क्या इस बार कुछ बदलाव की संभावना दिख रही है? मैं फिर कहूंगा कि ममता दी एक स्ट्रांग वहां पिलर हैं और आज मुख्यमंत्री हैं। उनको हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की शैली है, जिस तरह से अमित शाह जी की शैली है और उसके कार्यकर्ता जितने निडर हैं, निर्भीक है, इसलिए वहां पे आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे पोजीशन में है। और इसलिए पोजीशन में कि युवाओं को अभी भाजपा पसंद आ रही है। तो वहां जो युवा पीढ़ी आई है, बिहार से आई है, देखिए पहले तो बंगाल को समझिए। बंगाल में बहुत ज्यादा पहले उद्योग थे, कल कारखाने थे। तो जो बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे, जो पूर्वांचल बेल्ट है वो बहुत ज्यादा उनकी संख्या है, क्योंकि वो फैक्ट्रियों में उनके पूर्वज काम करते थे। अब उन्होंने घर बना लिए और सारे वो टीएमसी के साथ हैं। वो कम से कम 10% से ऊपर का वोट बैंक है। आज उस वोट बैंक पे बीजेपी ने बहुत बड़ा असर अपना छोड़ा है। तो वो वोट बैंक अगर कन्वर्ट होकर बीजेपी में आता है तो मैं कह सकता हूँ वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। ठीक है, तो यानी बहुत कि मुश्किल चुनौतियां हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, लेकिन कह सकते हैं कि नामुमकिन नहीं है इस मिशन को पूरा करना। शेखर कुमार जी क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी बात चल रही थी कि किस पार्टी के नेता कहाँ है, कौन बंगाल जा रहा है, जो अवधेश जी बात कर रहे थे कि वो वहाँ कार्यकर्ता जो है वो दिन रात लगे रहते हैं, इस बात में पूरी सच्चाई है कि कार्यकर्ता भाजपा के दिन रात लगे रहते हैं। कल क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश में देखा गया कि वो क्या कर रहे थे। कल जब लाजपत नगर में सेंटा वाली टोपी पहनने वाली महिलाओं को जबरदस्ती रोक के हनुमान चालीसा सुनाई गई और गृह मंत्री के डायरेक्ट अधीन आती है दिल्ली पुलिस, लेकिन कोई बयान नहीं आया। तो अमित शाह जी बिल्कुल चुनाव के लिए बहुत सजग रहते हैं। चुनाव के अलावा उन्हें कोई काम नहीं है देश के लॉ एंड ऑर्डर से। आपने इस तरीके की घटनाओं पे कभी भी गृह मंत्री का बयान नहीं सुना होगा या कोई ऐसा निर्देश नहीं सुना होगा कि वो वहां पर जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उनको कुछ कह रहे हो। वो सिर्फ जा रहे बंगाल में करेंगे घुसपैठियों की बात। ये नहीं बताएंगे कि ये उनके ही मंत्रालय का काम था। अगर आज उन्होंने सही से कर दिया, चलिए अगर अब बात कर ली जाएगी तो अब गलत क्या है? शेखर जी, अगर अब बात कर ली घुसपैठियों को लेकर, अब आपको क्या गलत लग रहा है? चलिए ठीक है, पहले नहीं काम किया, लेकिन अगर अब क्या जा रहा है? अवधेश जी जवाब आप दीजिएगा।
अरे घुसपैठिए जो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं देश में, यदि उस पर कार्रवाई की जा रही है तो आपको क्या दिक्कत है ये बताइए ना। कब तक समझ पाएंगे क्या रिश्ता है यहाँ तक घुसपैठिए के साथ? वही घुसपैठिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, और यहाँ सड़कों पर नंगा करके जला रहे हैं हिंदुओं को, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में बसे हुए हैं। आपका क्या रिश्ता है इनसे बताइए। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर इस देश से निकाला जाएगा। जिसको दर्द हो रहा है होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। घुसपैठियों को इस देश की जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। शेखर जी समझ लीजिए, इस देश की जमीन पर देशवासियों का अधिकार है, आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, हर भारतवासी का अधिकार है। लेकिन विदेशी घुसपैठिया अगर कोई बस रहा है देश में, वो यदि कोई हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसका कार्रवाई की जाएगी। आपको दर्द हो रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। अरे घुसपैठी की बात कर रहे हैं आप, बांग्लादेशी रोहिंग्या है यहाँ पर, उन्हें निकाला जा रहा है, आपको डर लग रहा है? अरे उन्हीं रोहिंग्या द्वारा, उन्हीं बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसकी बात नहीं कहेंगे? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में। मेरे बायोलॉजिकल भाई, मेरी बात सुन लीजिए, आप हौसले से मेरी बात बायोलॉजिकल की बात करेंगे आप, और कुछ नहीं आता आपको, मुझे लगता है। घुसपैठियों को आपने पकड़ा क्यों नहीं? गृह मंत्रालय का काम था। आगे अरे भैया आगे खोलिए, जान बदन कीजिए, घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान तो लगाइए शेखर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कहते घुसपैठिए को न निकाला जाए, घुसपैठिया एक भी बख्शा नहीं जाएगा, समझ लीजिए आप। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या पूरा इंडिया अलायंस लग जाए बचाने के लिए, लेकिन एक भी घुसपैठिए को नहीं छोड़ा जाएगा। ध्यान रखिए ये वाली बात। चुनकर भारत के किसी कोने में भी अगर घुसपैठिए होंगे, उनको चुन कर देश की सरकार निकालेगी, ये फिक्र रहिए आप, चिंता मत कीजिए, चिंता मुक्त रहिए, आनंद कीजिए। शोर मचाकर आप आवाज दबाना चाह रहे हो और कुछ नहीं। शेखर कुमार जी, सर शेखर कुमार जी सुनिए सुनिए सर सुनिए, आप कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, तो क्या बाकी जो पार्टियां हैं वो पोलराइजेशन नहीं करती हैं? क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है? बीजेपी ही ये सारा काम, सारा ठेका लेके बैठी हुई है? कल जो घटनाएं पूरे देश में हुई है क्रिसमस के अवसर पर, इंक्लूडिंग दिल्ली, क्या गृह मंत्री नहीं, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी चुप्पी साधे रहती है, जब हिंदुओं के साथ बर्बरता की जाती है, तो आप नहीं मानते वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं होता? मेरी बात सुनिए, जो अभी घुसपैठियों की जो बात चल रही है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ये गृह मंत्रालय का काम है। नहीं, गृह मंत्रालय नाकाम सिद्ध हो चुका है, यानी कि अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए? नहीं पकड़े गए, आगे भी वो काम नहीं करेगा, ये चुनाव आयोग मान रहा है। नहीं तो आपको लग रहा है घुसपैठियों पे अभी भी काम नहीं होगा? शेखर कुमार जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? घुसपैठियों पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है। संदीप दुबे जी बोलिए। देखिए, विपक्ष यही विषय समझ नहीं पा रहा। विपक्ष क्या करता है कि बार बार धर्म की आड़ में बातें करता है, तो वो 80% जो पॉपुलेशन है भारत की, वो एक सनातन को मानने वाली पॉपुलेशन है। 20% भी सनातन को मानते हैं, लेकिन वो दिग्भ्रमित हैं। लेकिन विपक्ष उस 20% और मनभेद और विभेद में फंस जाता है, और फिर कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, बिहार में बन गई, फिर बूथ कैप्चरिंग हो गई। हमें लगता है विषय को बड़ा करने की आवश्यकता है। अभी विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि जो मूल विषय है, मूल विषय से भटका हुआ विपक्ष है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उस उपलब्धि को समझिए। उसके पास मोदी जी जैसा एक नेता है जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके पास अमित शाह जी जैसा एक नेता है जो एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक टीम है, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़ी आपको दिखती है, एक परिवार दिखता है, वैसे आज भाजपा एक परिवार दिख रही है। और विपक्षी पार्टियों में वो परिवार की कमी है। पहली तो इसलिए उस परिवार से कैसे लड़ोगे? वो सनातन परिवार की रूपरेखा में है, तो उस परिवार से लड़ने के लिए आपको भी एक अच्छा परिवार बनाना पड़ेगा। आप छोटे छोटे विषय को लेके आते हैं। शेखर भाई ने कहा कि कल कुछ लोग थे तथाकथित, वो किसी को धार्मिक में जो भी तो हो रहा था, टोपी उतरवाने की बात कह रहे थे, कहते क्रिसमस मत मनाओ। उनकी पॉपुलेशन कितनी प्रतिशत भारत में? लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है बहुसंख्यक, यहाँ पे जो आबादी है वो अल्पसंख्यकों की तरह व्यवहार करती है, और अल्पसंख्यकों को यहाँ बहुत स्वायत्ता भारतीय संविधान ने दिया हुआ है, ताकि वो बेहतर ढंग से यहाँ रह सके, जीवन यापन कर सके। लेकिन विपक्ष अगर उन जो मत प्रतिशत है उसके पीछे खड़ा होगा,
और बहुसंख्यक आबादी को कोसता रहेगा तो उनको कहां से वोट बैंक मिलेगा, कहां से वोट मिलेगी? तो वो हार रहे हैं, वो स्वाभाविक तौर से हार रहे हैं। आपको लग रहा है लेकिन कि दोष यहाँ भारतीय पर जनता लोगों पार्टी से को कनेक्ट नहीं हो पा रही है कांग्रेस? अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो खैर देखिए टीएमसी का तो हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पर भी पोलराइजेशन होता है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। विजय कौशिक जी, आप नहीं मानते कि क्या टीएमसी हिंदू मुसलमान नहीं करती है? क्या यहाँ पर किस तरह की राजनीति हो रही है ये पूरा देश नहीं जानता है? विजय कौशिक जी, आपको पॉइंट तो हम कह रहे हैं टीएमसी भी हिंदू मुसलमान करती है, भाजपा भी हिंदू मुसलमान करती है, और कांग्रेस तो नहीं इस करती। चक्कर में नहीं, कांग्रेस नहीं करती। हम सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति में भरोसा रखते हैं। मैं मोदी जी से जानना चाहता हूँ, भाई क्यों गए आप चर्च, क्यों जाना पड़ा आपको चर्च? ठीक है, कौन सी आप मतलब दुनिया को कांग्रेस दिखाना चाहते बिल्कुल थे हिंदू कि मुसलमान नहीं आप करती है, सर्वधर्म सबको एक सद्भाव दृष्टि में से भरोसा देखती है। रखते हैं? जी आप ये अवधेश जी, बताइए कि अवधेश जी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं? सामने आई है, अवधेश उपाध्याय जी बोलिए। अवधेश जी तो अपनी मैं पार्टी ये की कह रहा बात कहेंगे। हूँ, हमारे विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती। अरे इसी कांग्रेस पार्टी ने तो देश के टुकड़े कर दिए धर्म के नाम पर। कौशिक जी भूल रहे हो, धर्म के नाम पर बंटवारा करने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी। धर्म के नाम पर लड़ाने वाला कौन है? कांग्रेस पार्टी। लेकर लोगों का विरोध हमेशा धर्म की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी ने की है। आप कह रहे हो भाजपा कर रही है, भाजपा तो सबका साथ सबका विकास कर रही है भाई, किसी से कोई मतभेद नहीं है। आज लोग इकट्ठे होकर केंद्र सरकार की कोई योजना आती है वो सभी को बराबर मात्रा में दी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो योजना थी विशेष वर्ग के लिए थी। मोदी सरकार है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। तो चलिए, देश का वोटर सबको समझता है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल का ये दौरा अमित शाह क्या कुछ करने वाले, क्या कोई खेला होने वाला है, क्यास लग रहे हैं। लेकिन देखना होगा किस तरह की रणनीति अब यहाँ पर बनेगी, और बीजेपी के लिए क्या ममता बनर्जी चुनौती है, कैसे किला ढहाएगी बीजेपी, ये देखना होगा। फिलहाल सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।